नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेट मंत्रा स्वागत करता है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो टॉपिक था समावेशी शिक्षा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक होने के नाते समावेशी शिक्षा का पूरा सब कुछ सारा सिलेबस हमें याद होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा समावेशी शिक्षा है उसका एक टॉपिक आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। समावेशी शिक्षा का टॉपिक है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या फिर संस्थाएं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। देखिए, आपका जो समावेशी शिक्षा है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, ये कैसी शिक्षा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बच्चों का समावेश किया जाता है। समावेश का मतलब क्या है कि सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो वो हमारी कहलाती है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी बच्चे के साथ, बिना जाति धर्म में भेदभाव किए। शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक, सभी बालकों को एक साथ बिठाकर शिक्षा दी जाती है, तो वो हमारी कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो आज हमारा जो टॉपिक है आज का, वो भी हमारा समावेशी शिक्षा से ही संबंधित है। टॉपिक का नाम है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या फिर संस्थाएं, कह लीजिए आप। तो देखिए, पहला है आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। पहला आपका है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इन सब का अध्ययन अभी हम डिटेल में भी करेंगे। दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर। ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है और वो भी किस स्तर पर है, मंडल स्तर पर। नेक्स्ट है जिला चिकित्सालय। ठीक, जिला चिकित्सालय हो गया। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट। ठीक है, डाइट की बात कर रहे हैं ये। अगला है आपका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। नेक्स्ट समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। और अगला है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। तो इन सभी के बारे में हमें एक एक करके अध्ययन करना है। हम इन सबको डिटेल में जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम आगे चलकर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। हालांकि समावेशी शिक्षा जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये टॉपिक मुझसे थोड़ा मिसिंग हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि जो टॉपिक आपके अगर छूट भी रहे हैं तो वो मैं आपको आगे कराऊँगी, क्योंकि ग्रेट मंत्रा ने आपसे संपूर्ण कोर्स कराने का वादा किया है, ना कि सिर्फ आपका सिलेबस। तो हम आपको संपूर्ण कोर्स कराएंगे, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या ना हो। अगर जो आपकी विषय वस्तु है वो आपके शिक्षक बनने की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही है, तो हम उस टॉपिक को ज़रूर कराएंगे। क्योंकि हमारा कार्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको परीक्षा पास कराना। हमारा उद्देश्य यह है आपको एक अच्छा शिक्षक बनाना। तो देखिए, आगे चलते हैं। जो हमारा पहले हमारी जो संस्था है, पहला हमारा जो विभाग है वो है हमारा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियोज़ में और सारे संस्थान का अध्ययन भी करते जाएंगे। तो आज हमारा पहला संस्थान क्या है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इसकी स्थापना किसने की और कब हुई? तो देखिए, इसकी स्थापना जो है वो आचार्य नरेंद्र देव जो इनकी संस्तुति से हुई। ठीक, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस व्यक्ति के सहयोग से या किस व्यक्ति ने की, तो किसने की? इसकी स्थापना की है आचार्य नरेंद्र देव जी ने। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जी ने इसकी स्थापना की। और कब हुई? इसकी स्थापना हुई है बच्चों
सन 1947 में, ठीक, सन 1947 ईस्वी में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। देखिए आपको सन और किसने की और स्थान, ये चीज़ें ना याद होनी चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट यही 3 पॉइंट होते हैं कि ये जो जगह है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो विभाग है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना कहाँ हुई। ये 3 चीज़ें तो आपको रटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट मैंने लिखा है स्थान, ठीक है। अब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, आचार्य नरेंद्र देव जी की संस्तुति में इसकी स्थापना जो है वो लाउदर रोड इलाहाबाद में हुई, ठीक, लाउदर रोड इलाहाबाद में। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि इलाहाबाद में होगा, जो विभाग है, जो संस्था है वो इलाहाबाद में होगी, वो तो नाम से पता चल रहा है। इलाहाबाद में भी कहाँ पर, लाउदर रोड। जो बच्चे इलाहाबाद के रहने वाले होंगे या इलाहाबाद से थोड़ा बहुत संबंध रखते होंगे उनको पता होगा लाउदर रोड कहाँ है, और उनको ये भी पता होगा मनोविज्ञान शाला के बारे में भी उनको थोड़ा बहुत पता होगा। तो देखिए इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जी ने की, सन 1947 में की, और लाउदर रोड इलाहाबाद में हुई। अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान लिखा है मैंने। अब देखिए ये जो आपकी मनोविज्ञान शाला है, इसको वर्तमान समय में इसका कुछ नाम परिवर्तित हो गया है। नाम परिवर्तित क्या हो गया है, इसको किसी और नाम से जानने लगे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया दूसरे नाम से आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी जानना जरूरी है। जो प्रेजेंट टाइम में हमें, क्योंकि दुनिया के साथ अपडेट रहना चाहिए, तो इसीलिए जो वर्तमान समय में हम इसको ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं हम मनोविज्ञान शाला को। अगला पॉइंट ये है कि ये जो मनोविज्ञान शाला है, मनोविज्ञान शाला के अध्यक्ष को, मनोविज्ञान शाला का जो प्रमुख पद है, तो प्रमुख पद कौन है, अध्यक्ष है। तो मनोविज्ञान शाला के अध्यक्ष को हम निदेशक के नाम से जानते हैं, ठीक है, निदेशक कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मनोविज्ञान शाला है उसका जो प्रमुख मेंबर होता है, उसका जो प्रमुख पद होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिए गए 4, तो उस ऑप्शन में हमें निदेशक वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि मनोविज्ञान शाला के अध्यक्ष को निदेशक कहा जाता है। अगला देखिए, मनोविज्ञान शाला में 2 प्रकार के पद होते हैं। 2 प्रकार के पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक में क्या अंतर है, वरिष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, बड़े, और किस प्रकार से बड़े, जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, जिनकी जो थोड़े बड़े ओहदे पर हैं वो हो गए वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, और दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक, ठीक। जो मनोवैज्ञानिक है वो वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक से थोड़ा सा नीचे पद पर हैं। तो 2 प्रकार के पद होते हैं मनोविज्ञान शाला में, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। ये भी आपसे पूछ लिया गया अगर कि कितने प्रकार के पदों का समावेश होता है मनोविज्ञान शाला में, तो 2 प्रकार के पदों का समावेश होता है आपके यहाँ, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक का और मनोवैज्ञानिक का। ये तो हो गई मेन जो परिचय कहते हैं हम, इंट्रोडक्शन कह लीजिए। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान शाला के बारे में सामान्य जानकारी, उसके बारे में उसका जो परिचय हो गया ये हमारा, कि कहाँ स्थापना हुई, किसने की, इस समय उसको किस नाम से जानते हैं, इसमें अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, और इसमें कितने पद होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मनोविज्ञान शाला के उद्देश्य, कि ये जो मनोविज्ञान शाला है इसकी स्थापना की गई तो आखिर क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है। मनोविज्ञान शाला जो है इसकी स्थापना आखिर की क्यों गई, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान शाला जो है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो प्रथम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। देखिए, जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं और जो जूनियर लेवल के शिक्षक हैं, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को, जो टीचर्स हैं, उनको शिक्षण, किस चीज़ का शिक्षण उनको दिया जाएगा,
कि वो बालकों को, छात्रों को किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं। उनके साथ वो अगर जैसे बालकों के साथ उनको संबंध स्थापित करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, इस चीज़ का उनको शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, निर्देशन दिए जाते हैं और परामर्श प्रदान किए जाते हैं। किसके थ्रू? मनोविज्ञान शाला के थ्रू। तो इसीलिए मनोविज्ञान शाला जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो गया कि प्राइमरी लेवल के और जूनियर लेवल के टीचर्स को, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करना, पहली बात। उसके बाद निर्देशन और परामर्श प्रदान करना। ये हो गया आपका मनोविज्ञान शाला का प्रमुख उद्देश्य। देखिए, अगर जो शिक्षक हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो बालकों के साथ अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। भाई, बालकों को समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बालकों को समझने के लिए पहले हमें खुद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होता है। क्योंकि देखिए, बालक बालिकाएं जो छोटे होते हैं जब, तो वो क्या होते हैं, वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं। उनको हम जो चीज़ सिखाएंगे, जो हम शिक्षण देंगे, उनके अंदर वही चीज़ बैठ जाएगी। तो इसीलिए पहले हम खुद शिक्षित होने चाहिए ना। पहले हमारे अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम बच्चे को अच्छे से जो है अच्छा नागरिक बना पाएँ। देखिए, एक शिक्षक ही भविष्य का निर्माण करता है। तो जब शिक्षक जो है वो अगर छात्र छात्राओं को अच्छे से शिक्षित नहीं कर पाएगा, अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे पाएगा, अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगा, तो जो देश का भविष्य है वो डगमगा जाएगा, डगमगाने लगेगा। तो इसके लिए जो हमारी मनोविज्ञान शाला है, इसकी स्थापना की गई कि इससे जो है शिक्षकों को शिक्षित किया जाए, निर्देशन एवं परामर्श दिया जाए, जिससे कि वो आगे चलकर जो उनका प्रमुख कार्य है कि समाज के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, तो वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएँ, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा पाएँ। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक एवं वैयक्तिक निर्देशन करना। मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे? कि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो मस्तिष्क को मन भी कहते हैं, ठीक, मस्तिष्क को बाल विकास की भाषा में मन कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम किसको? शिक्षकों को और छात्रों को। तो उनका मस्तिष्क जो है वो सक्षम बनाने के लिए, जिससे कि वो आगे जो कार्य करने जा रहे हैं, उनके जीवन का जो कर्तव्य है उसको वो अच्छे से निभा पाएँ। छात्रों का कर्तव्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षक का कर्तव्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। तो वो जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों हैं, छात्र हैं और शिक्षक हैं, वो दोनों अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएँ पूरी लगन के साथ। तो इसके लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उनको सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, मनोविज्ञान शाला देती है प्रशिक्षण। और छात्रों को व्यावसायिक एवं वैयक्तिक निर्देशन दिया जाता है, ठीक है, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन दिया जाता है। तो इन दोनों प्रकार का निर्देशन छात्रों को दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये तो हमारे हो गए उद्देश्य कि ये जो मनोविज्ञान शाला है इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसका उद्देश्य है क्या। अब आगे हम देखेंगे इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिक शाला के प्रमुख कार्यों में पहला कार्य आता है आपका निर्देशन। पहला कार्य आता है निर्देशन। अब निर्देशन के अंदर भी 4 प्रकार के निर्देशन है। तो किस किस प्रकार के निर्देशन दिए जाते हैं? शैक्षिक निर्देशन हो गया, वैयक्तिक निर्देशन हो गया, बाल निर्देशन हो गया और व्यावसायिक निर्देशन हो गया। शैक्षिक निर्देशन मतलब शिक्षकों को निर्देशन दिया जाता है। वैयक्तिक निर्देशन मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग पर्सनल निर्देशन दिया जाता है। बाल निर्देशन मतलब बालकों को निर्देशन दिया जा रहा है। व्यावसायिक निर्देशन मतलब उनके व्यवसाय को लेकर निर्देशन दिया जा रहा है। तो ये 4 प्रकार का तो निर्देशन हो गया आपका। निर्देशन जो है आपका ये प्रमुख कार्य है आपका। पहला कार्य है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है प्रशिक्षण। देखिए, प्रशिक्षण में क्या है, मनोविज्ञान शाला के अंदर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। किस लिए प्रशिक्षण दिया जाता है भाई? बालकों को अच्छे से शिक्षित करने के लिए। तो ये प्रशिक्षण
प्रक्रिया में एक सत्रीय कोर्स कराया जाता है। अब सत्रीय कोर्स कौन सा क्या होता है? सत्रीय कोर्स का मतलब होता है 1 साल का एक कोर्स कराया जाता है, 1 वर्ष का कोर्स कराया जाता है। 1 वर्ष मतलब सत्र, तो 1 वर्ष का कोर्स कराया जाता है जिसको हम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण के अंदर क्या है कि शिक्षकों को एक सत्रीय कोर्स कराया जाता है। सत्रीय कोर्स 1 वर्ष का होता है और इस सत्रीय कोर्स को हम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है। अगला क्या है आपका? सेवाकालीन प्रशिक्षण। अब देखिए सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या है? सेवाकालीन प्रशिक्षण में यह है कि शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले क्या हो रहा था? प्रशिक्षण में क्या हो रहा था? प्रशिक्षण में हो रहा था सत्रीय कोर्स कराया जा रहा है, 1 वर्ष का कोर्स कराया जा रहा है, और सेवाकालीन प्रशिक्षण में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि अगर उनमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को दूर किया जा सके। अगला क्या है? चयन कार्य। चयन कार्य में क्या है? चयन कार्य यह है कि मनोविज्ञान शाला जो है वो चयन करने में भी सहायता करती है। किस प्रकार से, किस चीज़ में चयन करने की सहायता करती है? पुलिस विभाग में, अगर पुलिस विभाग में कोई भर्तियां करी जा रही हैं तो पुलिस विभाग में अलग अलग जो पद हैं, अलग अलग पदों पर व्यक्तियों को रखने के लिए पुलिस विभाग में चयन कार्य जो है वो मनोविज्ञान शाला के द्वारा किया जाता है। मनोविज्ञान शाला का यह कार्य है कि पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर लोगों को रखने के लिए उनमें उनका चयन किया जाता है। और किसमें चयन किया जाता है? स्पोर्ट्स कॉलेज में। देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है अलग अलग लोगों को कि वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल में अच्छे हैं, उनकी रुचि किस खेल में है, वो किस खेल में अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतर कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? उनका परीक्षण लिया जाता है। तो उनका परीक्षण जो है कौन लेता है? मनोविज्ञान शाला लेती है। तो मनोविज्ञान शाला का एक कार्य यह हो गया कि चयन कार्य, तो किस किस में चयन? पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर चयन करती है, और स्पोर्ट्स कॉलेज में बालकों का जो है वो परीक्षण करती है कि कौन सा बालक है जो वो किस खेल में अधिक रुचि है, उसकी किस खेल में बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा है। अगला, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है? राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, प्रतिभा को खोजने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो उस परीक्षा का आयोजन जो है वो आपकी मनोविज्ञान शाला ही करती है, आपकी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी ही उस परीक्षा का आयोजन करती है। तो यह तो आपका था कार्य उसका। अब आगे कुछ और कार्य भी हैं, शोध कार्य या फिर परियोजना कह लीजिए, या फिर नेक्स्ट है प्रकाशन कार्य। प्रकाशन कार्य में क्या है? प्रकाशन कार्य में देखिए त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है, तो वो उसका प्रकाशन जो है मनोविज्ञान शाला के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार से बालकों के लिए अगर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं जो उनका प्रकाशन भी मनोविज्ञान शाला के द्वारा किया जाता है। अगला आपका हो गया अनुवर्ती कार्य। तो ये जो प्रमुख कार्य थे कुछ ये आपके मनोविज्ञान शाला के ही कार्य थे। ठीक है, इन कार्यों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो पहला आज का विभाग था कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसके बारे में आज हमने चर्चा करी है। कल हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरी हमारी जो संस्था है मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र, जो कि मंडल स्तर पर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और अगर ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम जिला चिकित्सालय, देखिए अगर टॉपिक कम टाइम में कवर हो जा रहा है तो हम एक वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, और अगर टॉपिक जो थोड़ा बड़ा है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है तो एक वीडियो में मैं आपका एक टॉपिक लेके चलूँगी। तो आप चिंता ना करें, आपका यूपी टेट की परीक्षा में अभी समय है, आप धीरे धीरे मैं आपका कोर्स लेके चल रही हूँ। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी जो क्यूरी है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।